गांधी, एक नेता का विकास। आइए इनकी कहानी को समझते हैं। ये चेहरा शायद दुनिया के सबसे जाने पहचाने चेहरों में से एक है। हम सब इन्हें देखते ही पहचान लेते हैं ना। लेकिन क्या हम इस चेहरे के पीछे की कहानी जानते हैं? मतलब उनके जो विचार थे, उनके काम करने के जो अनोखे तरीके थे, वो सब आखिर बने कैसे? गांधी की पूरी सोच का जो सेंटर पॉइंट था वो था अहिंसा। और उनके लिए अहिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट न करना नहीं था। नहीं, ये तो एक रास्ता था सच्चाई तक पहुंचने का, अपने दिल को साफ करने का। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है गांधी एक प्रतीक से कहीं ज्यादा। हम ये देखेंगे कि कैसे एक नौजवान वकील पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। देखिए, किसी भी इंसान को समझने के लिए उसके परिवार को जानना जरूरी होता है। तो उनके पिता थे करमचंद काबा गांधी, मां पुतलीबाई, उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके 4 बेटे थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। अब हमारी कहानी का असली मोड़ आता है साल 1893 में। एक नौजवान वकील 1 साल के एक मामूली से केस के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए निकलता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये 1 साल का सफर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। तो अब हम पहुंचते हैं उस जगह पर जिसने गांधी को असल में गांधी बनाया, दक्षिण अफ्रीका। यही वो जगह थी जहां एक वकील एक नेता में तब्दील हो गया। जरा सोचिए, गांधी दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 21 साल रहे। ये जगह एक तरह से उनकी पॉलिटिकल लैब बन गई थी, जहां उन्होंने अपने सबसे बड़े और सबसे ताकतवर आइडियाज को टेस्ट किया। और यहीं पे उनका सबसे बड़ा विचार अहिंसा और भी पक्का हुआ। जैसा हमने पहले बात की, ये सिर्फ हिंसा से दूर रहना नहीं था, ये तो एक एक्टिव तरीका था सच्चाई को खोजने का। गांधी का मानना था कि अहिंसा आपके दिमाग से पहले आपके दिल को साफ करती है। और इसी अहिंसा से निकला उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार, सत्याग्रह। मतलब सत्य की शक्ति या ट्रूथ फोर्स। इसका मकसद सामने वाले को हराना नहीं था, नहीं, इसका मकसद था खुद तकलीफ उठाकर सामने वाले का दिल बदलना। तो ये कोई पैसिव चीज नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव फोर्स थी। गांधी सिर्फ बातें नहीं करते थे, वो जमीन पर काम करते थे। उन्होंने एक के बाद एक संगठन बनाए। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस, फिर 1904 में फीनिक्स कॉलोनी, 1906 में पहला सत्याग्रह शुरू किया और 1910 में टॉल्स्टॉय फार्म बनाया। मतलब उन्होंने एक पूरा आंदोलन जमीन पर खड़ा कर दिया था। तो दक्षिण अफ्रीका के इस लंबे अनुभव के बाद क्या हुआ? गांधी भारत वापस आ गए। साल था 1915 और अब बारी थी उन सभी तरीकों को जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सीखे थे, अपनी धरती पर भारत में आजमाने की। और भारत में उनके शुरुआती कामों ने ही आज़ादी की पूरी लड़ाई का नक्शा बदल दिया। चलिए उनके पहले 3 बड़े और अहम आंदोलनों पर एक नज़र डालते हैं। ये जो 3 आंदोलन थे ना, ये सत्याग्रह के 3 अलग-अलग टेस्ट केस थे। पहला 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ये था पहला सिविल डिसोबीडियंस, मतलब पहली बार सविनय कानून तोड़ा गया। दूसरा 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये थी पहली भूख हड़ताल। और तीसरा 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, ये था पहला नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग। हर आंदोलन के साथ एक नया तरीका, एक नया हथियार सामने आया। तो सवाल ये है कि इन छोटे छोटे लोकल विरोधों को एक पूरे देश के आंदोलन में कैसे बदला गया? बस यही है हमारा अगला पड़ाव। कैसे एक विरोध एक जन आंदोलन बना, कैसे पूरा देश अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़ा हुआ। साल 1919 में आया रॉलेट एक्ट। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। देखिए, एक तरफ थी ब्रिटिश सरकार जिसका मकसद था किसी भी तरह के विरोध को कुचल देना, लोगों की आज़ादी छीन लेना। और दूसरी तरफ थे गांधी और सत्याग्रही जिनका मकसद था अहिंसा से सामने वाले का दिल जीतना। और इसी रॉलेट एक्ट के जवाब में 1921 में शुरू हुआ एक बहुत बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। मकसद बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश राज को बिना कोई हिंसा किए बस रोक देना। कैसे? स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करके, अदालतों का बहिष्कार करके, विदेशी सामानों का बहिष्कार करके। एक तरह से भारतीयों ने यह दिखा दिया कि अगर हम सहयोग न करें तो यह सरकार चल ही नहीं सकती। अच्छा, अब हम गांधी की रणनीति के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है।
ये है आत्मनिर्भरता की राजनीति। आप इसे आज़ादी की लड़ाई का वो साइलेंट इंजन कह सकते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर असली काम कर रहा था। इस बारे में बिंदु मैथ्यू का एक कोट है जो सब कुछ साफ कर देता है। वो कहती हैं कि ये जो रचनात्मक कार्यक्रम थे उनका कोई फौरी पॉलिटिकल असर नहीं दिखता था, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका असर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल होना तय था। मतलब ये एक तरह की इनडायरेक्ट पॉलिटिक्स थी। तो आखिर ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम या रचनात्मक कार्यक्रम था क्या? देखिए, ये जमीनी स्तर पर एक नया भारत बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट था। इसमें क्या क्या शामिल था? खादी और गांव के उद्योगों को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करना, छुआछूत जैसी बुराई को खत्म करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और गांव-गांव में शिक्षा और सफाई को बढ़ावा देना। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि गांधी के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ ब्रिटिश राज का खत्म होना नहीं था। नहीं, उनके लिए असली आज़ादी तब थी जब भारतीय समाज खुद को अंदर से बदल ले। राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार, उनके लिए ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं थीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू थे। और ये सारी बातें हमें आज एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस तेज तर्रार, टकराव से भरी दुनिया में हम उस रणनीति से क्या सीख सकते हैं जो धैर्य, आत्मनिर्भरता और जोर जबरदस्ती के बजाय दिल बदलने पर यकीन रखती थी? ये सोचने वाली बात है।